हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नए आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। बदगुमानियां किसी भी रिश्ते में दरार पैदा करने का बुनियादी हथियार हैं। कानों के कच्चे कभी भी खुशगवार जिंदगी बसर नहीं कर पाते। लाशौरी तौर पर वो खुद अपने लिए ही मुश्किलात खड़ी कर लेते हैं। ऐसे में रिश्ते टूटते बनते चले जाते हैं, कभी दवाम नहीं पाते। मैं ससुराल में दुल्हन बनी बैठी थी। रस्मों का सिलसिला जारी था। मेरे बराबर में मेरा शौहर भी बैठा था और अब कुछ मीठा वगैरह खिलाने की रस्में जारी थी। सभी लोग वहां मौजूद थे कि अचानक ही मेरे देवर ने इतने लोगों में एक ऐसी बात कही कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैं तो शर्मिंदा सी होकर रह गई थी और हैरत से उसकी तरफ देखने लगी कि ऐसी बात कहने की क्या तुक बनती थी। और फिर कोई अपनी भाभी के बारे में ऐसी बात कैसे कह सकता है? कैसे इस किस्म की बात अपने मुंह से निकाल सकता है, और वो भी भरे मजबे में, बगैर कोई लिहाज किए। वो बड़ी बेबाकी और बेशर्मी से मेरे दुल्हा यानी असजद से कह रहा था कि भाभी के होंठ तो बहुत ही बड़े हैं। उसका अंदाज कुछ अजीब सा था, जैसे मेरे शौहर को कुछ बराबर कराना चाहता हो, जैसे जुमाइनी अल्फाज में मेरे शौहर को कुछ समझाना चाहता हो। उसकी इस बात पर इर्द गिर्द के सभी लोगों को सांप सूंघ गया। सभी खामोश हो गए थे। मेरे ससुराल में एकदम सन्नाटा हो गया था। सभी नफूस को चुप सी लग गई थी। कुछ देर पहले वाला शोर शराबा और हल्ला गुल्ला ऐसे थमा था जैसे यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा था। कोई हंगामा कुछ भी ना हो रहा था, जैसे किसी को कोई खुशी ना हो, किसी बात को सोग मनाया जा रहा हो। मुझे लगा था कि मेरी सास इसे डांटेगी, इसकी इस बात पर इसे समझाएंगी कि ये भाभी से इस किस्म की बात कहना, वो भी इस तरह इतनी बेबाकी से, सबके सामने मुनासिब नहीं है। और असजद इससे कहेंगे कि मुझसे माफी मांगे, अपनी बात पर शर्मिंदा होकर मुझसे माजरत करे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ना ही मेरी सास कुछ बोली थी और ना ही मेरे शौहर ने मेरी हिमायत में कुछ कहा था, बल्कि मेरे साथ होने वाली सब रस्मों को अचानक ही खत्म करके मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया था। किसी भी तरफ से कोई रद्द अमल ना दिया गया था। मुझे अपने शौहर के मिजाज पर बहुत गुस्सा आया था कि कम से कम वो अपने भाई को डांटती तो सही, ये कहती कि अभी भाभी आई है तो तुम इस तरह की बात कर रहे हो। सबके सामने अपनी भाभी को इस तरह की बात क्यों कही? लेकिन वो तो कुछ बोली ही ना थी। शादी की पहली रात ही मेरे दिल में अपने शौहर और देवर को लेकर गिरह पड़ गई थी। सख्त मायूसी हुई थी और अफसोस तो मुझे अपनी सास पर भी हो रहा था कि जिन्होंने बेटे को जरा भी तमीज नहीं सिखाई थी। कितनी बेबाकी से वो इतनी बड़ी बात भरे मजबे में कह गया था। काफी देर बाद अजद मेरे पास कमरे में आए तो मैंने मुंह फेर लिया। मैं इनसे सख्त नाराज थी और अपनी नाराजगी का इजहार करना चाहती थी। इन्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि उन्होंने ये रद्द-ए-अमल ना देखकर मुझे मजीद शर्मिंदा करवाया है। लेकिन मेरी इस हरकत पर वो तिलमिला गए और कहने लगे, शादी की पहली रात ही तुम इस तरह के नखरे दिखाकर मुझे अपना गुलाम नहीं बना सकती हो, अपना मती नहीं कर सकती हो। असद की बात सुनकर मेरा दिल टूटा था। पहले इनके भाई ने मेरे हवाले से ऐसी बात की थी और अब वो खुद भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। मैं दिल महसूस कर रह गई थी। अजहर ने तोहफा निकालकर बिस्तर पर पटखा और खुद कमरे तब्दील करने के लिए कमरे से चले गए। मैं हक्का बक्का रह गई थी। मुझे तो लगा था कि वो मुझसे मेरी नाराजगी की वजह पूछेंगे, मेरी नाराजगी दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे मेरी औकात समझा दी थी। आखिर ऐसा भी क्या हो गया था कि अचानक ही इस कदर नाराज हो गए थे कि मुझसे अपना रुख ही फेर गए थे, जबकि कुछ देर पहले तक तो वो मेरे सामने बैठे मेरे साथ बहुत खुश थे और बहुत मजबूती से उन्होंने मेरा हाथ थाम रखा था। कुछ लम्हों में इतनी बेजारी, असद लिबास तब्दील करके आए तो वो कमरे में रुकने की बजाय बाहर चले गए। अब मेरा बैठने का रहने का कोई फायदा नहीं था। मैं भी लिबास तब्दील करने के लिए उठी तो मुझे बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। शोर की आवाज सुनकर आहिस्ता आहिस्ता चलती दरवाजे के साथ कान लगाकर खड़ी हो गई और बाहर से आती असद की आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो अपनी माँ के साथ बहस कर रहे थे और कह रहे थे कि आपने क्यों नहीं देखा कि शबनम के होंठ बड़े हैं? आपने गौर ही नहीं किया इस बात पे? क्या आपको नहीं मालूम कि बड़े होंठ वाली लड़कियां कैसी होती हैं, इनका किरदार कैसा होता है? फिर आपने इसे मेरे सर पर लाकर बिठा दिया है। अब सारी जिंदगी मुझे पछतावा ही रहेगा और पछताना पड़ेगा। पूरी जिंदगी अब इसी पछतावे की नजर हो जाएगी मेरी। असद की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी कि आखिर ऐसा भी कौन सा गुनाह हो गया था मुझसे जो वो सारी जिंदगी पछतावे की बात कर रहे थे। मैंने उनकी जिंदगी में ऐसा क्या जहर घोल दिया था जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मेरे होंठ इतने बड़े भी नहीं थे जितना उन्होंने इस बात को हवा बना दिया था। आखिर बड़े होंठों से ऐसा इन्हें क्या मसला था? ये कोई ऐसी बात तो नहीं थी जिस पे इतना हंगामा खड़ा किया जाए। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। दिल दुखी हो गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से जाकर अपना लिबास तब्दील किया और बिस्तर पर बैठ गई। इस घर में शादी करके मैं भी पछता रही थी। अब बेख्तियार ही मुझे अपना घर, अपनी माँ याद आ रही थी। मैंने सारी जिंदगी कभी अपने होंठों को लेकर ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। कभी किसी ने कोई ऐसा ऐब नहीं निकाला था और शादी की रात यहाँ यही मसला खड़ा हो गया था। तब से लेकर अब तक एक ही बात पर मुसलसल बहस चल रही थी।
जिसका कोई सर पैर ही नहीं था, और इसकी शुरुआत मेरे देवर से हुई थी, जिसने सबके सामने इस किस्म की बात करके मुझे शर्मिंदा कर दिया था। मैंने बेसाख्ता अपनी माँ को फोन में लाया और अम्मा से कहा कि ये किन लोगों में मुझे रुखसत कर दिया है, किस किस्म के लोग हैं ये, यहाँ तो मेरे होंठों को लेकर भी झगड़े हो रहे हैं, जिसको देखो वही जहर उगल रहा है, ऐसी भी क्या बुराई है मेरे होंठों में। अम्मा कुछ देर के लिए खामोश हो गई और फिर कहने लगी कि तू थोड़ा संभाल कर लिपस्टिक लगा लेना, तेरे ससुराल वालों को कुछ दिनों में ही खुद ही सुकून आ जाएगा और मसला खुद ही हल हो जाएगा। तू परेशान ना हो, अपने सर पर सवार ना कर इस बात को। ये सुनकर मैं हैरान हुई और अम्मा से कहा कि बजाय इसके कि तुम इन लोगों को नफसियाती करार दो, इनकी इस ऐप पर मंतक पे बात करो, उल्टा मुझे तरीका समझा रही हो कि मैं ही संभल कर रहूं। अम्मा कहने लगी, बेटा दरअसल औरत को ही एडजस्ट करना पड़ता है, इसे ही बर्दाश्त करना पड़ता है। अब इस बात को लेकर हम झगड़ा तो नहीं कर सकते ना, कितना अजीब लगेगा इस बात पर जाकर बहस करना। और फिर ये ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है कि जिस पर जाकर झगड़ा करना शुरू कर दिया जाए। अम्मा ने फोन बंद कर दिया। मैं सर पकड़कर रह गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि शादी की रात ऐसा भी कुछ होगा। मैं तो खुद को बहुत ही खूबसूरत समझती थी, अपनी खूबसूरती की दिलदादा थी। मेरी दोस्तों को मेरे होंठ बहुत पसंद थे, और आजकल की लड़कियां तो अपने होंठों में फिलर वगैरह लगवाकर इन्हें बड़ा करती थी। मेरे तो कुदरती ही बड़े होंठ थे। फिर न जाने असद को क्या मसला हो गया था। इनको मेरे इन होंठों से ऐसी क्या खफत थी कि पूरी जिंदगी पछतावे की बात जुबान पर ले आए थे। घंटे भर बाद जब असद कमरे में आए तो उनका मुंह सूजा हुआ था। मुझसे बात किए बगैर करवट बदल कर लेट गए। मैंने इन्हें मनाने की अपनी सी कोशिश जरूर की। मैंने प्यार से इन्हें अपने करीब करना चाहा तो वो कहने लगे, ये बाजारी औरतों वाली हरकतें मेरे साथ ना करो, तुम्हारा हुलिया ही बता रहा है कि तुम किसी खमाश औरत हो। मुझसे गलती हो गई कि मैंने तस्वीर पर ध्यान ना दिया और ये समझ लिया कि अम्मा ने मेरे लिए अच्छी लड़की को ही चुना होगा। मगर अम्मा को पता नहीं क्या हुआ कि ये जैसी औरत को ब्याह कर ले आई, जानते बूझते हुए भी तुम जैसी औरत को सारी जिंदगी के लिए मेरे सर पर लाकर बिठा दिया। अजद की बात सुनकर मेरे दिल में आग जल उठी और मैंने गुस्से से कहा कि मैं कोई बाजारी औरत नहीं हूँ, बीवी हूँ आपकी और आप मेरे शौहर हैं, और मेरा हक है कि मैं आपसे मोहब्बत की तलबगार हूँ। ये कोई नाजायज बात नहीं है। आखिर को आपको मुझसे तकलीफ क्या हो गई है? आप इतनी बेजारी क्यों दिखा रहे हैं? मेरे होंठों में ऐसी कौन सी बुराई है जो आप यूं मुझसे अचानक ही नफरत का इजहार करने लगे हैं? मेरी क्या गलती है जो मुझसे ऐसा सलूक कर रहे हैं? मुझे बाजारी औरतों से मिला रहे हैं? मेरी बात सुनकर मेरे शौहर ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, तुम जैसी औरतों से दूर रहना चाहिए, जितना हो सके इतना बचकर रहना चाहिए। वो मुंह फेर कर सो चुके थे और मेरे लिए तो जैसे वक्त ठहर ही गया था। मेरा तो सुकून ही गारत हो गया था। अजीब मुसीबत आई थी। अम्मा को यही पागल और खप्ती लोग मिले थे। जब से आई हूँ एक ही बात को लेकर क्या क्या सुनना पड़ रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस मसले का क्या हल निकलेगा, कैसे इस सब से अपनी जान छुड़वाऊंगी। अब मैं अपने होंठ काट तो नहीं सकती थी, तो फिर ऐसा क्या करती कि मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो जाती, उसके लिए पसंदीदा हो जाती। मैं बहुत सोचने के बावजूद भी जब कुछ समझ ना आया तो मैं थकी हारी सो गई। सुबह मेरी सास ने बताया कि कुछ रिश्तेदार औरतें मुंह दिखाई के लिए आएंगी। मैं खामोशी से तैयार होकर बैठ गई, लेकिन इस वक्त मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई जब इनमें से एक औरत कहने लगी कि तुमने क्यों बड़े होंठ वाली बहू ब्याह ली है, तुम्हारी क्यों मत मारी गई? क्या जो कुछ खालदा के साथ हुआ वो भूल गई हो? आंखों देखी मक्खी कैसे निकल गई। मेरी सास कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई और फिर कहने लगी कि वो पुरानी बात हो गई है। अब तक हम इस बात को पकड़कर बैठे रहेंगे, इस पर बहस करते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि हर लड़की एक जैसी ही हो, सबकी तरबियत में फर्क होता है। ये कहकर मेरी सास ने बात खत्म कर दी, लेकिन मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया था। यहाँ तो सिर्फ घर वाले ही नहीं बल्कि इनके खानदान वालों को भी बड़े होंठों के साथ कोई मसला था। आखिर ऐसी क्या क़यामत आ गई थी बड़े होंठों से? इन औरतों के जाने के बाद मेरे घर वाले मुझे लेने के लिए आ गए और मैं अपनी माँ के साथ अपने घर चल पड़ी। असजद ने ना ही मुझसे कोई बात की और ना ही कोई ताल्लुक कायम किया था। वो तो मेरी तरफ देखना भी गवारा ना कर रहे थे। मैं घर गई तो अपनी अम्मा के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी और अम्मा को सारी बात बताई। तो अम्मा कहने लगी कि बेटा तुम अपनी मोहब्बत से इन लोगों का दिल जीत लेना, सब ठीक हो जाएगा। असल बात क्या है ये तो मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन मैं आकर कभी तुम्हारे घर मामलात में बात करूंगी तो वो लोग हमें लड़ाई झगड़ा करने वाला समझेंगे और यूं बात मजीद बिगड़ जाएगी। इसलिए बेहतर है कि फिल वक्त तुम इसे अपने तौर पर ही निपटो और इन्हें शिकायत का मौका ना दो। अम्मा के दिलासों और तसल्लियों को समेटते हुए मैं रात गए वापस लौटी थी। मेरे शौहर का रवैया भी मुझसे अजीब सा ही था। मैं यूं ही दिल बर्दाश्ता होकर अपने कमरे से निकली और टहलते टहलते अपनी नंद के कमरे में गई और उससे बात करने लगी कि अचानक मैंने महसूस किया कि मेरी नंद के होंठ भी काफी बड़े थे और यही बात मुझे चौंका देने के लिए काफी थी। मैंने बेख्तियार ही कह दिया, हुमा तुम्हारे होंठ भी कितने बड़े हैं, तो क्या ये लोग तुम्हारे साथ भी ऐसा ही रवैया रखते हैं जैसा रवैया मुझसे रवा रखा हुआ है? मेरी बात सुनकर वो एकदम खामोश हो गई और फिर कहने लगी कि अम्मा ने डॉक्टर से बात की है, एक दो सर्जरी के बाद मेरे होंठों का शेप बदल जाएगा, ये मसला हल हो जाएगा। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि जिसके लिए मेरी सास ने अपनी बेटी के होंठों की सर्जरी करवानी है, जबकि मेरे हिसाब से तो इसके होंठ बहुत ही खूबसूरत थे।
और इसके चेहरे के हिसाब से बने हुए थे। तब्दीली करवाने की खास ज़रूरत नहीं थी। मैंने उसे मना किया और कहा कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम वैसे ही बहुत खूबसूरत हो। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। मुझे लगा कि उसकी आंखों में आंसू आए थे और वो कहने लगी, नहीं भाभी, ये सर्जरी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी की वजह से मेरा रिश्ता नहीं हो रहा है। रिश्ते में रुकावट बन चुके हैं। हमारे यहाँ खानदान में लड़कियों के रिश्ते तय होते हैं और कोई भी खानदान वाला मेरे होंठों की वजह से मुझसे रिश्ता करने को राजी नहीं है। कब तक मैं यहीं बैठी रहूंगी? आखिरकार कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। हुमा की बात सुनकर तो मैं मजीद हैरान हुई और सोचने लगी कि ये किस तरह की जाहिल लोग हैं। ये कैसा खानदान है जहाँ लड़की की सीरत उसका खानदान मायने नहीं रखता बल्कि उसके होंठों की बनावट मायने रखती है। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि ये लोग बड़े होंठों वाली लड़कियों से इस कदर एहतियात बरतते हैं और इसे अपने घर ब्याह कर नहीं लाना चाहते? ऐसी क्या बुराई है इनकी बनावट में? और जब यही बात मैंने हुमा से पूछी तो हुमा ने मुझे एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर वाकई मैं दंग रह गई। ये कहानी मैं आपको आगे हुमा की जुबानी ही सुनाती हूँ। हमारे ताया के घर एक ही बेटा था, 4 बेटियां थी। ताया के पहले बेटों को रुखसत करना मुनासिब समझा और एक के बाद एक हमारे ताया के घर सारी बेटियां रुखसत हो गईं और फिर बारी आई ताया के इकलौते बेटे की। अब उनका इरादा अपने बेटे को ब्याहने का था। ताया और ताई चाहते थे कि कोई ऐसी लड़की आए जिसके आने से घर मोहब्बत और अपनापन कायम रखे, घर को रिश्तों को जोड़कर रखने वाली हो। जब उनकी चारों बेटियां ससुराल में मैके आईं तो भाभी आगे बढ़कर इस्तकबाल करे, ना कि इनका मूड खराब हो और रिश्तों में दूरियां पैदा हो जाए। ताया ताई ने अपने जान पहचान के लोगों में रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। वो बिरादरी की किसी भी लड़की को ब्याह कर लाना चाहते थे, लेकिन तवक्कल भाई ने आखिरी लम्हे पर पटाखा फोड़ दिया और बताया कि वो तो खुद बहुत अरसे से किसी लड़की को पसंद करते हैं और उससे शादी करेंगे। इसके अलावा किसी से शादी करने का सोच भी नहीं सकते। ये सुनकर पहले तो ताई बहुत रोई क्योंकि वो किसी सूरत बेटे की पसंद की बहू नहीं लाना चाहती थी, लेकिन फिर बेटे के आगे हार गई और जब रिश्ता लेकर गई तो वापसी पर ताई का मूड बहुत खराब था। ताई ने बताया कि लड़की के होंठ बहुत बड़े बड़े हैं और ऐसी लड़की को कभी बहू नहीं बनाना चाहती, ऐसी लड़कियां घर नहीं बसाती। तवक्कल भाई को लगा कि ताई ने सब कुछ सिर्फ रिश्ता ना करने के लिए कह दिया है। वो बजिद हो गए कि शादी करेंगे तो सिर्फ मुना से ही करेंगे। इनका आखिरी फैसला था। ताई ने बेटे की खुशी की खातिर खामोशी इख्तियार कर ली और यूं मुना भाभी शादी होकर हमारे खानदान का हिस्सा बन गई। वो बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। उनके बड़े बड़े होंठ भी उनके चेहरे पर हसीन ही नजर आते थे, लेकिन किसे मालूम था कि ताई की बात 100 आने सच निकलेगी। शादी को हफ्ता भी नहीं गुजरा था और ताई के घर में ऐसा कोहराम मचा था कि बयान से बाहर है। तवक्कल भाई रात गए तक अपनी दुकान से घर नहीं लौटे थे। ताया ताई अपने कमरे में थे और मुन्ना भाभी ने पीछे से किसी लड़के को घर बुला लिया था। तवक्कल भाई ने अचानक ही घर आकर इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था। मुन्ना भाभी इस किरदार की औरत निकलेंगी, इस बात का गुमान तवक्कल भाई को हरगिज भी नहीं था। वो तो मुन्ना भाभी को बहुत समझदार समझते थे, मासूम समझते थे और उन पर यकीन करते थे। ताई ने तवक्कल भाई से कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि ये बड़े होंठों वाली लड़कियां ऐसी ही होती हैं, लेकिन ये तुम थे जिसे मेरी बात समझ नहीं आई थी। और फिर क्या था? तवक्कल भाई ने खड़े खड़े मुन्ना भाभी को तलाक दे दी। सारा खानदान जमा हो गया और फिर ताई ने सभी को बताया कि बड़े बड़े होंठों वाली लड़कियों से दूर रहना चाहिए। यही वो लड़कियां होती हैं जिनके किरदार खराब होते हैं, इनके बहुत से आशिक होते हैं। ये किसी बाजारी औरतों से कम नहीं होती। ये सुनना था कि सब ने कानों को हाथ लगा लिया और तौबा की, आइंदा कोई भी बड़े होंठों वाली बहू ब्याह कर नहीं लाए। किसी घर में बड़े होंठों वाली कोई लड़की को रुखसत करके नहीं लाएंगे। ताई बरादरी की बड़ी थी, इनका कहा हरफे आखिर समझा जाता था और दर्जा रखता था बहुत। आज जब तक ताई ने कह दिया कि बड़े होंठ वाली लड़की का किरदार अच्छा नहीं हो सकता, तो यकीनन यही बात होगी। ये बात सब बरादरी वालों ने अच्छी तरह अपने जहन में बिठा ली और अब जब भी हमारे खानदान में कोई भी रिश्ता होता तो सबसे पहले लड़की के होंठ देखे जाते। इसके खानदान और रंग नस्ल से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब अम्मा आपके घर रिश्ता लेकर गईं तो इन्हें आपके घर वाले, आपका खानदान बहुत पसंद आया, इसलिए अम्मा ने जानबूझकर आपके होंठों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन यही बात सारे खानदान में मशहूर है, इसीलिए हर कोई आपको अजीब सी नजरों से देखने लगा है। इन्हें लगता है कि आपके किरदार में भी मेरा रिश्ता भी इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरे होंठ भी बड़े हैं और अब अम्मा मेरी कुछ सर्जरी करवाएंगी ताकि मेरे होंठ नॉर्मल हो जाएं और फिर मेरा भी रिश्ता आसानी से हो जाएगा। हुमा की बात सुनकर मैं बेयकीनी से उसे देखने लगी और इससे पूछा कि आज के दौर में भी क्या लोग ऐसी बातों पर यकीन रखते हैं? किसी लड़की के किरदार को उसके होंठों की साख से भला क्या ताल्लुक हो सकता है? ये तो कितनी ही बेबुनियाद बात है। हुमा ने कंधे झुका दी और कहने लगी, ये तो मैं नहीं जानती इस बारे में, या तो ताई आपको बता सकती हैं या फिर मुन्ना भाभी, कि जिनकी वजह से मेरी अपनी जिंदगी सूली पर लटक रही है। खुद तो ताई ने पतले पतले होंठों वाली को ब्याह कर अपनी बहू बनाकर ले आई हैं, लेकिन लगता है कि इनकी वजह से मैं सारी जिंदगी घर बैठी रह जाऊंगी, मेरा रिश्ता नहीं होगा। मैंने फौरन पूछा कि ये रुबा कौन है?
तो वो कहने लगी, रुबा तवक्कल भाई की बीवी है और ताई अम्मी की बहन की बेटी है। जब इनकी डाइवोर्स हुई तो फिर ताई ने अपनी बहन की बेटी को बहू बना लिया। हुमा की अजीबोगरीब बातें सुनकर मैं मजीद उलझ गई थी और वापस अपने कमरे में चली आई थी। औरतें तो इस तरह की बातें करती रहती हैं, लेकिन मर्दों को क्या हुआ था? अजद क्यों मुझसे मुंह फेर रहे थे? वो भी औरतों की बातों के पीछे लगे गए थे। इन्हें क्या लगता था कि मैं भी मुन्ना की तरह एक बदकिरदार औरत निकलूंगी? ये सोच सोचकर मेरे दिमाग की नसें फटने लगी थी। और फिर इत्तफाक हुआ कि अगले ही दिन मेरी सास के साथ मेरा ताई सास के घर जाना हो गया। वहां जाकर मैं बहुत हैरान हुई, क्योंकि मेरी ताई सास सर पकड़कर चारपाई पर बैठी थी और रुबा की बुराइयां उन्होंने जमीन और आसमान एक कर दिए थे उसमें। वो रोते हुए अम्मा से कह रही थी कि ये तो मेरी बेटियों के 10 कदम भी नहीं रखने देती। इसकी वजह से मेरी बेटियों का मेका खत्म हो गया है। मेरी सास खामोशी से अपनी जेठानी का दिल का दुख सुन रही थी और मैं सोच रही थी कि अगर पतले होंठों वाली लड़कियां इतनी अच्छी होती हैं तो फिर अब ताई सास को क्या मसला था? अब वो राजी क्यों नहीं है? कुछ देर हम वहां बैठकर बाहर निकले तो मेरी सास ने अपने कानों को हाथ लगा लिया और कहने लगी कि मेरी जेठानी बहुत ही अजीबोगरीब औरत है। इसे जानबूझकर तवक्कल की पहली बीवी को अपने जाल में फंसाया और उसकी तलाक करवाई ताकि अपनी पसंद की लड़की को बहू बनाकर ला सके। और अब देखो, जब पसंद की लड़की आ गई है तब भी ये खुश नहीं है। अब भी इसका वही रोना है। अपनी सास की बात सुनकर मैं हक्का बक्का हुई और पूछा कि मुन्ना की तलाक क्यों हुई थी। तो मेरी सास ने मुझे बताया कि ताई सास ने जानबूझकर एक जाल बिछाया था। एक लड़के को खुद ही घर बुला लिया और फिर पीछे से तवक्कल को फोन कर दिया कि बेचारा यही समझा कि मुन्ना बड़े होंठों वाली है, इसलिए बदकिरदार होगी। क्योंकि ये बात तो ताई सास पहले दिन से ही तवक्कल भाई के कानों में डाल रही थी। मेरी सास नम लहजे में कहने लगी, मुन्ना बहुत अच्छी लड़की थी, बेचारी के साथ तुम्हारी ताई सास ने बड़ी ज्यादती की है और आज वो अपना ही किया भुगत रही हैं, जो आज उनकी पसंद की बहू ही इन्हें नाकों चने चबवा रही है। मैंने अपनी सास से कहा, अगर ऐसी बात है तो आप अजीज को समझाती क्यों नहीं है? उनका रवैया मेरे साथ बहुत ही खराब है। उन्हें लगता है कि मैं भी मुन्ना भाभी जैसी निकलूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बहू मुझे माफ कर दो, दरअसल एक बात और भी है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकी, और वो वजह यह है कि अजद का रवैया तुम्हारे साथ अब तक ठीक नहीं हो सका है। वो तुम्हारे हक से तुम्हें महरूम रखे हुए है। अजद शादी से पहले किसी लड़की को पसंद करता था, लेकिन वो लड़की अच्छी नहीं थी। उसे पैसा वाला मर्द चाहिए था। जब तक अजद के पास पैसा था वो उसे इस्तेमाल करती रही और फिर उसे सारा पैसा लूट कर किसी और के साथ भाग गई। बस किस्मत की बात थी कि उस लड़की के होंठ भी बड़े थे। और ये बात इसी वक्त अजद के दिमाग में पूरी तरह बस गई। जो ताई ने कहा वही ठीक है। मैंने लाख उसके जहन से ये बात निकालनी चाहिए, लेकिन वो मेरी बात समझता ही नहीं है। अब तुम अपनी मोहब्बत से अपना बना लो उसे, उसकी सोच तब्दील कर दो। सास की बात सुनकर मुझे दुख हुआ था कि मेरे शौहर की जिंदगी में मुझसे पहले कोई औरत थी। लेकिन फिर मुझे हुमा का ख्याल आया और मैंने अम्मा से पूछा कि आप हुमा के होंठों की सर्जरी क्यों करवाना चाहती हैं, जबकि आप तो हर बात अच्छी तरह समझती हैं। मेरी सास कहने लगी कि हुमा अपने मामू के बेटे को पसंद करती है और भाभी भी रिश्ता लाना चाहती हैं, लेकिन भाभी का वही मसला है कि वो भी हमारी हुमा की शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि बरादरी एक है। तुम्हारी ताई की बहन है और रुबा इन्हीं की बेटी है, इसीलिए इन्हें यही लगता है कि मोटे होंठों वाली लड़की बदकिरदार होगी। अपनी बेटी को उसकी मोहब्बत दिलवाने की खातिर मैं उसकी सर्जरी करवाने के लिए तैयार हो गई हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मेरा दिल नहीं मानता। जैसा इंसान को अल्लाह ने बना दिया है वो वैसा ही खूबसूरत है, और अल्लाह ताला ने तो खुद ये बात कुरान पाक में इरशाद फरमाई है कि हम इंसान को सबसे ज़्यादा एहसन तख्लीक कर रहे हैं। लेकिन न जाने क्यों हम इंसानी अज़ा को बुनियाद बनाकर दूसरे इंसान को न सिर्फ बुरा कहते हैं बल्कि उनकी बेइज्जती करते हैं, इन्हें छोटा झूठा भी दिखाते हैं, छोटा करते हैं, और इस तरह हम अल्लाह के फरमान की नफ़ी करते हैं और अल्लाह के गुस्से और गज़ब का शिकार होते हैं। डरते ही नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर मुझे खुशी हुई थी। वो एक समझदार औरत थी। मेरी सास ने मुझे समझाया कि मुझे अज़द का दिल अपनी मोहब्बत और वफादारी से जीतना होगा, उनकी इस बदगुमानी को दूर करना होगा। मैंने अपनी सास से वादा कर लिया कि मैं जल्द ही अज़द का दिल जीत लूँगी, और साथ ही इनसे ये भी कहा कि वो हुमा को कोई सर्जरी नहीं करवाएंगी, क्योंकि इस तरह हम भी अल्लाह को नाराज़ करेंगे। मेरी सास कहने लगी कि क्या करूं, बेटी की मोहब्बत का सवाल है। मैंने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखें और इस मामले को अल्लाह पर ही छोड़ दें। मुस्कुराकर मेरी बात मान गई। मैंने अगले ही दिन से अज़द की बेरुखी को नज़रअंदाज किया और उनकी खिदमत में मसरूफ़ हो गई। हर वक्त उनके आगे पीछे फिरती, उनका ख्याल रखती, कोई ऐसी बात न करती जिससे इनके मेरे बदकिरदार होने का गुमान हो। कुछ ही दिन गुजरे थे कि माँ हुमानी हुमा के लिए रिश्ता ले आई थी। सभी लोग हैरान थे कि अचानक काया कैसे पलटी थी, और फिर हुमानी ने खुद ही अपने मुंह से बताया कि रुबा की सास यानी तुम्हारी ताई बहुत ही खराब औरत है। उन्होंने अपनी बहू से जान छुड़ाने के लिए पहले उस पर झूठा इल्जाम लगाया और अब वो रुबा से जान छुड़ाना चाहती हैं, इसीलिए उसके पीछे पड़ गई हैं। अब तरह तरह के इल्जामात उस की जात पर लगा रही हैं, और रुबा ने हुमानी को बताया कि मुन्ना तो बेचारी बेकसूर थी, उसके किरदार में कोई ऐसी बुराई नहीं थी।
वो एक नेक लड़की थी और आज जिस घर में शादी होकर गई है वहाँ बहुत ही खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही है। ये सुनकर एकदम ही अज़रत के चेहरे का रंग बदला था। उन्होंने एक नज़र मुझ पर डाली थी, लेकिन मेरे चेहरे पर वही नर्म मुस्कुराहट थी। मैं अपने शौहर को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ बदगुमान थे। जो सुना उसी पर यकीन कर बैठे थे। मुमानी ने हुमा का मुंह मीठा करवाया था। उनके जाने के बाद अम्मा मुझसे कहने लगी कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी समझदार बहू मिली, वरना इस रिश्ते की खातिर मैं अब तक अपनी बेटी की सर्जरी करवा चुकी होती और अल्लाह को नाराज कर बैठी होती। मेरी सास ने मुझे सीने से लगा लिया और फिर जब मैं कमरे में वापस लौटी तो अजद बेचैनी से टहल रहे थे। मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, दरअसल मैं एक लड़की को पसंद करता था। उसने मेरे साथ बेवफाई की तो मेरा दिल टूट गया। और फिर ताई ने ये बात कह दी कि बड़े होंठ वाली लड़कियां बदकिरदार होती हैं। तो मुझे लगा कि शायद यही वजह थी कि वो लड़की मुझसे बेवफाई कर गई, क्योंकि उसके होंठ भी बड़े थे। और जब शादी की रात मुझे मेरे छोटे भाई ने इस बात का एहसास दिलाया कि तुम्हारे होंठ भी बड़े हैं, तो मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा हो गए। मैं तुम्हें बदकिरदार ही समझने लगा। मुझे लगा तुम भी मेरे साथ बेवफाई करोगी। 2 दिन पहले इत्तेफाक से मेरा एक दोस्त मिला और उसने बताया कि वो लड़की ऐसे ही बदकिरदार थी। मेरा दोस्त ये बात मुझे पहले बताता था, लेकिन इस वक्त मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। और फिर मेरे दोस्त ने ये भी बताया कि इस लड़की के होंठ कुदरती तौर पर बड़े नहीं थे, बल्कि उसने सर्जरी के जरिए इन्हें बड़ा करवाया था। ये सुनकर मैंने सर पकड़ लिया कि मैं जो कुछ समझ नहीं रहा था वो सब गलत था। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हारे सामने इस बात का इतराफ़ कर पाता। आज जब मुन्ना भाभी वाली बात खुली है तो मैं भी अपने गुनाह का इकरार करता हूँ कि मैंने तुम्हारे होंठों को लेकर गलत मतलब निकाला और तुमसे इतने दिनों तक अपने रिश्ते को ठीक तरह से इस्तवार न किया। असजद ने खुद अपनी गलतियों का इतराफ़ कर लिया था। उन्हें अपने किए पर पशेमानी थी। मेरे लिए यही बहुत था। मैं इन्हें मज़ीद शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मैंने इनसे कहा कि पुरानी बातों को दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंसान के जिस्मानी अज़ा इनकी साख्त अल्लाह ताला की तख्लीक करता है। इस पर सवाल उठाना कुछ मुनासिब नहीं है। ये सरासर गुनाह की बात है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और अक्सर ऐसी पोस्ट और वीडियो सामने आती हैं जिसमें बड़े होंठों और पतले होंठों की लड़कियों के बारे में तरह तरह की खसूसियात बताई जाती हैं, जबकि ये सब महज खड़ी खड़ाई बातें हैं। इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इंसान के किरदार का ताल्लुक उसकी तरबियत और उसके ख़ानदान से होता है। किसी के होंठ पतले हों या मोटे, इससे ये पता नहीं चलता कि वो बदकिरदार है या बाकिरदार। फिर इसीलिए दूसरों को जानने के लिए उसके होंठों या फिर उसकी आंखों को निशाना बनाने के बजाय उसकी तरबियत और उसके ख़ानदान को देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं और हदीस के मुताबिक हसब नसब देखना चाहते हैं, ना कि ज़ाहिरी बनावट और शक्ल सूरत को बुनियाद बनाकर दूसरों की तजलील करना चाहते हैं?